हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अभिषेक कुमार गुप्ता। आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो है करंट सोर्स इन्वर्टर। लास्ट लेक्चर में हमने ऑलरेडी मतलब वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर के बारे में देख लिया था हमने। ठीक है, तो करंट सोर्स इन्वर्टर क्या होता है और क्या डिफरेंस है विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम करंट सोर्स इन्वर्टर के बारे में जानते हैं कि अगर हम एक VSI के रेस्पेक्ट में देखें तो करंट सोर्स इन्वर्टर कितना डिफर होता है और क्या इसका सर्किट डायग्राम होता है और कैसे हमें इसकी एनालिसिस करनी होती है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो जैसा कि हमने VSI में देखा था, यानी वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में हमने वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर को देखा था हमने। ठीक है, वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में हमने क्या देखा था कि हमें एक DC वोल्टेज को AC में कन्वर्ट करना था। क्लियर? और आपका जो करंट है यानी आउटपुट करंट डिपेंड कर रहा था, डिपेंड्स ऑन लोड। क्लियर? ठीक है, तो ये चीज हमने देखी थी वहां पे। सिमिलरली आपका अगर हम VSI की बात करें तो VSI में भी यही होता है। मतलब करंट सोर्स इन्वर्टर में डिफरेंस क्या हो जाएगा, क्लियर, वो समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। करंट सोर्स इन्वर्टर CSI, क्लियर, यहाँ पे हमने किस सिग्नल को चेंज किया, वोल्टेज। सारा कुछ क्या था, वोल्टेज सिग्नल को हमने AC आउटपुट वोल्टेज में चेंज किया और आउटपुट करंट जो है लोड पे डिपेंड कर रहा था। DC वोल्टेज चूंकि फिक्स क्वांटिटी होती है, इसलिए हमने यहाँ पे अगर DC साइड आपने देखा होगा तो हमने यहाँ पे एक कैपेसिटर यूज किया था फॉर द कांस्टेंट वोल्टेज। क्लियर, हाई वैल्यू ऑफ कैपेसिटर यूज किया था। चूंकि यहाँ पे चूंकि करंट सोर्स इन्वर्टर, तो ऑब्वियस सी बात है सोर्स क्या होगा, करंट होगा। क्लियर, यानी हम क्या करेंगे यहाँ पे DC करंट को हम AC करंट में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर? ठीक है, लॉजिक यहां भी वही रखना है, बस यहां इस केस में क्या हो जाना है, आपका जो आउटपुट वोल्टेज है वो डिपेंड करेगा लोड के बिहेवियर, डिपेंड्स ऑन। क्लियर? जैसे वहां पे इनपुट वोल्टेज फिक्स DC था, यहां पे क्या हो गया, इनपुट करंट फिक्स AC करंट, मतलब फिक्स DC करंट होगा। और ये फिक्स DC करंट करने के लिए आपको क्या करना होगा कि हमें एक हाई वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस यूज करना होता है। जैसे हमने मान लीजिए DC सोर्स लिया, क्लियर, तो यहाँ पे DC सोर्स के साथ हमें एक हाई वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस यूज करना होता है। ये ऑलरेडी हमने पढ़ा भी था जब आपको चॉपर में बताया गया था कि फॉर अ रिपल फ्री करंट यानी फॉर द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ करंट यू यूज हाई वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस। क्लियर, ताकि आपका करंट ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो सके। तो सेम लॉजिक यहाँ भी है, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक हाई वैल्यू का इंडक्टेंस यूज करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे कैपेसिटर यूज किया, यहाँ पे हम इंडक्टेंस यूज करेंगे टू फिक्स द करंट एट DC लेवल। क्लियर? ठीक है, और इस करंट को हम एडजस्ट कर सकते हैं, जैसा कि हम वोल्टेज को एडजस्ट कर सकते हैं, वैसे यहाँ पे करंट को भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है कि जो आपका आउटपुट करंट होगा, जैसे यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज, क्या ये लोड पे डिपेंड कर रहा था, नहीं। क्लियर, सिमिलरली यहाँ पे जो AC करंट आउटपुट करंट मिलेगा आपको, ये भी लोड पे डिपेंड नहीं करेगा। लोड पे डिपेंड करेगा, क्या करेगा, वोल्टेज, उस लोड के अक्रॉस क्या वोल्टेज मिल रहा है वो लोड पे डिपेंड करेगा। सिमिलरली यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज था। क्लियर, तो स्टार्ट करते हैं हम करंट सोर्स इन्वर्टर। तो बेसिक आइडिया आपको लग गया होगा कि एक वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर और करंट सोर्स इन्वर्टर में क्या डिफरेंस होता है। क्लियर? ठीक है, तो हम सिंगल फेज करंट सोर्स इन्वर्टर स्टार्ट कर रहे हैं यहां पे। सिंगल फेज करंट सोर्स इन्वर्टर। क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा हम एडवांटेज देख लेते हैं, डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। क्लियर, एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। पहला एडवांटेज, कोई यहाँ पे फीडबैक डायोड यूज नहीं होता है। जैसा कि हम वोल्टेज सोर्स में क्या देखते थे, फीडबैक डायोड यूज हो रहा था, यहाँ पे फीडबैक डायोड की कोई जरूरत नहीं होती, नो नीड ऑफ फीडबैक डायोड। क्लियर, तो ये चीज हमें सर्किट में ध्यान रखना है कि हमें फीडबैक डायोड की कोई जरूरत नहीं होती है। क्लियर, नेक्स्ट, ऑब्वियस बात है, जब फीडबैक डायोड की जरूरत नहीं होती है तो हमारा कॉस्ट भी क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। और यहाँ पे जो
सिंपल कम्यूटेशन सर्किट यूज किया जाता है। यानी जो हम कम्यूटेशन प्रोसेस देखते हैं, जैसे कि अगर हमने वहां पे SCR यूज किया अगर हमने VSI में, तो हमें क्या करना पड़ता था, फोर्स कम्यूटेशन टेक्निक यूज करना पड़ता था। यहाँ पे सिंपल कम्यूटेशन सर्किट होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कम्यूटेशन होता है या तो वो लोड कम्यूटेशन होगा, क्लियर, या फिर कैपेसिटर की वजह से कम्यूटेशन होगा। हम लोड के पैरेलल में कैपेसिटर यूज करते हैं, उस कैपेसिटर के पोलैरिटी बिहेवियर के चेंज होने की वजह से आपको कम्यूटेशन मिलेगा, जो कि बेसिकली क्या है, लोड के पैरेलल हम यूज करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो भी लोड कम्यूटेशन के अंदर ही आ जाता है, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था लोड कम्यूटेशन। तो लीडिंग पावर फैक्टर का लॉजिक पढ़ा हुआ था कि लीडिंग पावर फैक्टर जब होता है तो आपका क्या हो जाता है, लोड कम्यूटेशन फुलफिल होता है। क्लियर, ये चीज है। ठीक है, तो ये सबसे बड़े एडवांटेज हो जाते हैं यहाँ पे। और चूंकि यहाँ पे जो करंट है, करंट भी ऑप्टिमम लिमिट से ऊपर नहीं जाती है, तो जो शॉर्ट सर्किटिंग की समस्या है वो शॉर्ट सर्किट समस्या भी हमें नहीं मिलती है, यानी शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन हमें मिल जाता है। ऑब्वियस ही बात है कि आपने क्या किया है, फिक्स डीसी इनपुट करंट प्रोवाइड किया है जिसकी वैल्यू आई है, और करंट की वैल्यू उस लिमिट से ऊपर नहीं जानी है, तो हमें शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें, डिसएडवांटेज, तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है, हाई रिवर्स वोल्टेज होना। क्लियर, हाई रिवर्स वोल्टेज, कैपेसिटर के स्विचिंग बिहेवियर की वजह से यहाँ पे क्या होता है, हाई रिवर्स वोल्टेज विथस्टैंड करता है। इस वजह से हम फुली कंट्रोल स्विचिंग डिवाइस यूज नहीं करते, यानी नॉट यूज्ड। क्या क्या यूज नहीं करेंगे हम, चाहे वो GTO हो, क्लियर, चाहे वो पावर ट्रांजिस्टर हो, मॉसफेट हो, क्लियर, ये चीज हम यहाँ पे यूज नहीं करते। हम यूज क्या करते हैं, हम यूज करते हैं SCR यानी थारिस्टर। क्लियर, क्योंकि यहाँ पे आपको लोड कम्यूटेशन मिल जाना है, तो इसलिए SCR आप यूज करते हैं, और वो इजीली कैपेबल भी होता है और हाई रिवर्स वोल्टेज के लिए विथस्टैंड भी करता है। बाकी ये तीनों फुली कंट्रोल डिवाइसेज हाई रिवर्स वोल्टेज के लिए विथस्टैंड भी नहीं करते। क्लियर, ठीक है, तो हम SCR क्यों यूज करते हैं ये क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से आपको। ठीक है, अब करंट सोर्स के इन्वर्टर के एप्लीकेशन क्या क्या है। अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो इंडक्शन हीटिंग में यूज होता है, स्पीड कंट्रोल ऑफ AC मीटर होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए हम यूज करते हैं। या फिर आप ये कह लो कि हमें जब रिएक्टिव पावर कंपनसेशन प्रोवाइड करना होता है, क्लियर, रिएक्टिव पावर कंपनसेशन का मतलब अगर हमें वोल्टेज कंपनसेट करना होता है तो उस कंडीशन में भी आप इसको यूज करते हैं। क्लियर, तो कहाँ कहाँ इसका एप्लीकेशन है, अगर हम एप्लीकेशन की बात करें, ऑब्वियस सी बात है AC ड्राइव के लिए यूज होता है, तो कंट्रोल AC ड्राइव्स। AC ड्राइव्स का मतलब क्या हो गया, इंडक्शन मशीन। क्लियर, ठीक है, और क्या चीज कर सकते हैं, हमने बताया इंडक्शन हीटिंग। इंडक्शन हीटिंग में भी हम करंट सोर्स इन्वर्टर को यूज करते हैं, जहां पे क्या हो, जहां पे आपका जो करंट है वो इंडिपेंडेंट ऑफ आउटपुट करंट, इंडिपेंडेंट ऑफ लोड, ऐसे एप्लीकेशन में हम इसको यूज करते हैं। क्लियर, ठीक है, इसके अलावा मैंने क्या बताया, रिएक्टिव पावर कंपनसेशन। अगर आपका लैगिंग VAR कंपनसेशन है, रिएक्टिव पावर कंपनसेशन है, वहां भी हम इसको यूज कर सकते हैं। सबसे बड़ा रीजन यही है कि इन सब जगह पर यूज करने का मतलब क्या है कि आपका जो करंट है, आउटपुट करंट, वो लोड पे से इंडिपेंडेंट है, इट डजंट डिपेंड ऑन लोड। क्लियर, एंड स्टार्टिंग ऑफ सिंक्रोनस मशीन, सिंक्रोनस मोड। क्लियर, तो ये सारे एप्लीकेशन हो गए। अब आते हैं CSI के बारे में थोड़ा सा देखें क्या होता है करंट सोर्स इन्वर्टर और कैसे इसका वेब फॉर्म हमें मिलता है, करंट सोर्स इन्वर्टर। क्लियर, तो हम बेसिकली सिंगल फेज CSI यूज कर रहे हैं यहाँ पे, सिंगल फेज करंट सोर्स इन्वर्टर। देखिए आप
अगर हम करंट सोर्स इन्वर्टर का स्कीमेटिक डायग्राम बनाए या सर्किट डायग्राम बनाए तो हमें सबसे पहले ध्यान देना है किस पे, कि आपका इनपुट करंट फिक्स होना चाहिए। तो इस वजह से हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, एक हाई वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा। जबकि वोल्टेज सोर्स में हमने क्या यूज किया था, पैरेलल में एक कैपेसिटर यूज किया था। क्लियर, वो क्या कर रहा था, वोल्टेज को फिक्स कर रहा था। क्लियर, ठीक है। ये एक ब्रिज कन्वर्टर होता है। क्लियर, जैसा कि मैंने बताया कि हमें एससीआर यूज करना है। आपका लोड आ गया यहाँ पे। क्लियर, फिर से यहाँ पे एससीआर। अब ये लोड के बिहेवियर पे डिपेंड करता है कि आपका जो कम्यूटेशन होना है वो नेचुरल कम्यूटेशन होना है या फिर फोर्स कम्यूटेशन सर्किट आपको यूज करना पड़ेगा। क्लियर, ये आपका T1, ये आपका T2, ये आपका T3, ये आपका T4। क्लियर, और ये आपका लोड। क्लियर, अगर लोड लीडिंग पावर फैक्टर लोड है तो ऑब्वियस सी बात है देयर इज नो नीड ऑफ फोर्स कम्यूटेशन। अगर लीडिंग पावर फैक्टर लोड है, इफ लोड इज लीडिंग पावर फैक्टर देन क्या होगा, यहां पे लोड कम्यूटेशन हो जाएगा आपका। क्लियर, नो नीड ऑफ फोर्स कम्यूटेशन। ऑब्वियस सी बात है, हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसी ही जगह हमें इसको यूज करना पड़ेगा जहां पे आपका लोड का बिहेवियर क्या हो, लीडिंग। क्लियर, ठीक है। तो ये आपका स्कीमेटिक डायग्राम हो जाता है। ठीक है, अगर हम यहां पे बात करें तो आपको ये दिख भी रहा होगा, ये एक प्रैक्टिकल, देखो वोल्टेज सोर्स के सीरीज में एक इंडक्टर। तो हमें ये कैसे दिख रहा है, सोर्स कन्वर्जन हमने पढ़ाई है, वोल्टेज सोर्स को हम करंट सोर्स में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आपका एक करंट सोर्स हो गया। ये क्या हो गया आपका, एक करंट सोर्स विद फिक्स वैल्यू ऑफ करंट ड्यू टू द हाई वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस। क्लियर, ये आपका हो गया करंट। ठीक है, यहां पे जो आपको वोल्टेज मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, V इनपुट के बराबर। क्लियर, आपने इनपुट वोल्टेज दे दिया यहां पे इन दो टर्मिनल के बीच में, ये आपका V इनपुट हो गया। ठीक है, और वही काम फिर से करना है, आपका I नॉट और ये पोलैरिटी आपका B नॉट को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर, तो होता क्या है कि जो सिंगल फेज करंट सोर्स इन्वर्टर है वो दो तरीके का होता है। या तो आप सीधे सीधे आइडियल स्विचेज यूज कर लें, सीआर यूज कर लें। जैसा कि मैंने बताया कि लोड, अगर आपका लीडिंग पावर फैक्टर का लोड है तो आसानी से क्या होता है, लोड कम्यूटेशन हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। और दूसरा तरीका होता है कि आप सिंगल फेज करंट सोर्स इन्वर्टर लें और वहां पे कैपेसिटर यूज कर लें उसके पैरेलल में। क्लियर, तो वो भी हम देखेंगे क्या उसका सर्किट क्या बनता है, उसमें क्या बिहेवियर आता है, वो सारी चीजें हम देखेंगे। फिलहाल ये जो सर्किट हमने बनाया है ये किसके लिए बनाया है, CSI विद आइडियल स्विचिंग। अगर हम इसका वेवफॉर्म देखें, थोड़ा सा वेवफॉर्म पे हम ध्यान डालें। क्लियर, ये आपका क्या हो जाएगा, फिक्स डीसी इनपुट यानी आई इनपुट का वेवफॉर्म अगर हम देखें तो आई इनपुट का वेवफॉर्म क्या होगा, आई के बराबर मिलेगा आपको, क्योंकि इंडक्टर लगा के आपने क्या कर लिया, इसको फिक्स कर लिया, यानी कैपिटल आई के बराबर हो गया। यानी सोर्स करंट की वैल्यू या इनपुट करंट की वैल्यू क्या हो गई, कैपिटल आई के बराबर हो गई। क्लियर, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे, ऑब्वियस सी बात है कि ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन है तो हमें स्विचिंग पैटर्न कैसे फॉलो करना है, T1 और T2 को एक साथ ट्रिगर्ड करना है और T3 और T4 को एक साथ ट्रिगर्ड करना है। यानी हम T1 और T2 को एक साथ ट्रिगर्ड करेंगे और उसके बाद हम T3 और T4 को एक साथ ट्रिगर्ड करेंगे। यानी हम जब स्विचिंग पैटर्न फॉलो करेंगे तो स्विचिंग पैटर्न हमारा इसी तरह का होगा। क्लियर, ठीक है। यानी हम जो स्विचिंग पैटर्न फॉलो करेंगे, जहां पे हमने एनालिसिस स्टार्ट किया, मान लो हमने t = 0 से एनालिसिस स्टार्ट कर लिया, तो IG1 एंड
IG2। हमने क्या किया, हाफ साइकिल के लिए IG1 IG2 दे दिया, फिर नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए हम नहीं देंगे, फिर अगले हाफ साइकिल यानी T/2 के लिए हम कर रहे हैं, T/2 के लिए, फिर नेक्स्ट T/2 के लिए हमने दिया, फिर उसके लिए नहीं देंगे, नेक्स्ट के लिए, फिर अगले। ये पैटर्न हमको मिलता जाएगा। सिमिलरली आपका IG3 और IG4 हो जाना। IG3 एंड IG4 क्लियर। यहां पे क्या होना है, जब आपका G1 और G2 ट्रिगर्ड ऑफ हो जाएगा, यानी ऑफ हो जाना है, उसके बाद आपने क्या ट्रिगर्ड कर दिया, G3 और G4 को। फिर आपका G1 G2 तब तक ऑन है, तब तक G3 G4 आप नहीं देंगे। फिर आपने क्या किया, और यही पैटर्न आपका चलता रहेगा। नेक्स्ट T/2 के लिए आपको क्या मिलेगा, T3 और T4 ऑन हो जाना। क्लियर। अब चूंकि हम ये आइडियल स्विच देख रहे हैं, तो इसको थोड़ा समझने के लिए अगर हम देखें सर्किट को, तो सर्किट में आपको साफ साफ दिखेगा जब T1 और T2, क्लियर, मैं यहां पे सर्किट बना रहा हूं फॉर टाइम 0 से लेके T/2 तक, क्लियर। इस कंडीशन में क्या है, T1 और T2 आपके ऑन है। जब T1 और T2 ऑन है तो सर्किट कुछ ऐसे बनेगा, ये आपका वोल्टेज सोर्स, इंडक्टर, T1 ऑन, लोड, क्लियर, T2 ऑन एंड सर्किट कंप्लीट, क्योंकि T3 और T4 ऑफ रहेंगे। यानी आपको करंट का डायरेक्शन क्या मिला, I0, और ये I0 क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और इसकी वैल्यू क्या होगी, कैपिटल I के बराबर होगा। करंट की वैल्यू क्या है, सप्लाई करंट की वैल्यू क्या है, कैपिटल I के बराबर है। यानी आपको क्या मिल रहा है, I0 की वैल्यू I के बराबर मिली। क्लियर। वे फॉर्म ड्रॉ करें जरा हम। यानी T/2 साइकिल के लिए आपको जो I0 का वेव फॉर्म मिल रहा है, वो क्या मिल रहा है, कैपिटल I के बराबर मिल रहा है। क्लियर। ये कहां से कहां तक, 0 से लेके T/2 तक। नेक्स्ट साइकिल के लिए देखें जरा हम, ठीक है, यानी T/2 से लेके T टाइम तक आपका क्या हो जाएगा, T3 और T4 ऑन हो जाना है। जब T3 और T4 ऑन हो जाएगा, सर्किट क्या बनेगा आपका, कुछ ऐसे, T3 लोड एंड T4, T1 T2 क्या हो गया, ऑफ। ये आपका I करंट, क्लियर। हमने पॉजिटिव कन्वेंशन क्या माना था, ये हमारा पॉजिटिव कन्वेंशन है I0। तो I0 की वैल्यू अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो I0 की वैल्यू क्या आ रही है, ये आपका I करंट है, और ये आपका I0 है। इसको हमने पॉजिटिव कन्वेंशन लिया था, तो I0 की वैल्यू क्या आ गई, -I के बराबर आ गई। यहाँ पे क्या आया था, I0 प्लस I के बराबर आया था, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम था। यहाँ पे क्या, दोनों का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, तो ऑब्वियस सी बात है I0 की वैल्यू क्या आ गई, -I के बराबर। यानी आपको नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए क्या होगा, वैल्यू -I0 के बराबर मिलेगा। और यही वेव फॉर्म हमें बार बार मिलता जाए। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए +I0, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए -I0। यानी हमें क्या मिल गया, एसी सिग्नल मिल गया। क्लियर। हमें क्या मिल गया, एसी सिग्नल मिल गया, और ये हमारा I0 का वेव फॉर्म हो जाएगा। क्लियर। और इसकी वैल्यू क्या होगी, ये +I के बराबर, और ये क्या होगा, -I के बराबर। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं V0 के वेव फॉर्म पे, कि V0 का वेव फॉर्म क्या होगा। क्लियर। तो यहां पे V0 और इनपुट वोल्टेज के वेव फॉर्म को थोड़ा समझने के लिए, फॉर द आइडियल स्विच, हम यहां एज्यूम कर रहे हैं कि लोड हमारा प्योर कैपेसिटिव है। एज्यूम लोड इज प्योर कैपेसिटिव। क्लियर। प्योर कैपेसिटिव लोड होने का मतलब क्या हो गया, कि अगर हम यहां पे ध्यान देंगे, ठीक है, V0 और I0 के रिलेशन के बीच में, तो लोड आपका क्या हो गया, प्योर कैपेसिटिव लोड हो गया, यानी C हो गया। तो I0 की वैल्यू क्या आती है, C इंटू dV0/dt के बराबर। क्लियर। और I0 की वैल्यू क्या है, आपकी फिक्स है, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए +I के बराबर, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए
माइनस आई के बराबर, यही तो हो रहा है आई नॉट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप अगर देखेंगे यहां पे तो 0 से लेके t/2 तक आपका करंट आई है, क्लियर। यानी अब मैं इसको लिख सकता हूं आई बाई सी dv नॉट बाई dt, और t/2 से लेके t के लिए माइनस आई है, यानी माइनस आई बाई सी इक्वल टू dv नॉट बाई dt। यानी स्लोप क्या है दोनों केस में, बराबर, क्लियर। और वैसे भी आपको पता है कि एक कांस्टेंट वैल्यू का अगर आप इंटीग्रेशन, अगर हम यहां से v नॉट की वैल्यू निकालें तो v नॉट की वैल्यू क्या आएगी, 1 बाई सी आई नॉट डी टी के बराबर। आई नॉट क्या है, कांस्टेंट है। अगर एक कांस्टेंट सिग्नल का हम इंडिकेशन करते हैं तो ऑब्वियस बात हमें क्या मिलता है, वो रैंप सिग्नल मिलता है, यानी एक लीनियर, क्योंकि यहाँ पे स्लोप क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। स्लोप क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट। लेकिन एक केस में स्लोप आपको पॉजिटिव स्लोप मिल रहा है, तो दूसरे केस में क्या मिल रहा है आपको, निगेटिव स्लोप मिल रहा है। यानी पहले t/2 टाइम पीरियड के लिए आपका स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी वोल्टेज का वेव फॉर्म क्या होगा। अगर हम वोल्टेज का वेव फॉर्म ड्रॉ करने बैठे तो कुछ ऐसे मिलेगा। ये किसके लिए, प्योर कैपेसिटिव लोड। किसके लिए, प्योर कैपेसिटिव लोड के लिए। क्लियर, ये वी नॉट का वेव फॉर्म है। आपका लोड क्या है, प्योर कैपेसिटिव लोड। तो क्या होगा यहाँ पे, इनिशियली कुछ न कुछ देखो, आपका यहाँ पे T1 और देखो यहाँ पे क्या आपका T1 और T2 ऑन है, यहाँ पे क्या आपका T3 और T4 ऑन है। तो ऑब्वियस सी बात है T1 और T2 ऑन होने से पहले क्या रहा होगा, T3 और T4 ऑन रहा होगा, क्लियर। और आप t इक्वल टू 0 पे एनालिसिस स्टार्ट करते हैं तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, क्लियर। तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव स्लोप मिलेगा, यानी वेव फॉर्म कुछ ऐसे मिलेगा, क्लियर। यानी ये कुछ इनिशियल वैल्यू से जाएगा, ठीक है। आपका इनिशियली जब T3 T4 ऑन रहा होगा तो ऑब्वियस सी बात है पोलैरिटी क्या होगी, जस्ट अपोजिट होगी, क्योंकि करंट का डायरेक्शन क्या हो रहा है, जस्ट अपोजिट हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है ये आपका हाई पोटेंशियल और ये आपका लो पोटेंशियल हो जाना है, तो पोलैरिटी भी अपोजिट होगी, तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू मिल रही है, क्लियर। और ये स्लोप क्या मिला आपको, पॉजिटिव मिल रहा है, जैसा आपने नीचे देखा था। फिर क्या हो रहा है आपका, फिर क्या हो रहा है आपका, स्लोप निगेटिव मिल रहा है जब आपका T3 T4 ऑन है, क्लियर। सिमिलरली आपका यही वेव फॉर्म बार बार रिपीट होता जाए। यानी मैंने क्या कहा, वोल्टेज का वेव फॉर्म आपका डिपेंड किस पे करेगा, लोड के बिहेवियर, क्लियर। तो वोल्टेज का वेव फॉर्म यहाँ पे प्योर कैपेसिटिव है, तो ऑब्वियस ही बात है कि वोल्टेज का वेव फॉर्म आपको एक लाइन मिल रहा है विद अ कांस्टेंट स्लोप। अगर यही लोड आपका आरसी लोड हो जाएगा तो क्या मिलेगा, ठीक है। देखते हैं थोड़ा सा, ये हमने क्या देखा, सिंगल फेज विद आइडियल स्विचेज। अगर आपका सिंगल फेज CSI है, क्लियर, ठीक है, और विद RL मतलब विद RC लोड। RC लोड हम इसलिए लेते हैं क्योंकि हम इसे बोलते हैं सिंगल फेज करंट सोर्स इन्वर्टर कैपेसिटर कम्यूटेटेड। हम क्या बोलते हैं इसको, कैपेसिटर कम्यूटेटेड। अभी हम इसका मैथमेटिकल बिहेवियर भी देखेंगे, क्लियर। R लोड प्योर रजिस्टिव लोड, लेकिन अगर हम यहाँ पे सर्किट पे थोड़ा सा फोकस करेंगे तो सर्किट आपको कुछ ऐसी मिलती है, देखो ये सर्किट मिलती है आपको। सीरीज में हाई इंडक्टेंस लगाना मत भूलिएगा, क्लियर। थाइस्टर 1, बस यहाँ पे क्या होता है, ये आपका प्योर रजिस्टिव लोड है, लेकिन इसके पैरेलल में एक कैपेसिटर आ जाता है ताकि एक लोड कम्यूटेशन का प्रोसेस हो सके, हमें कोई फोर्सफुली कम्यूटेटेड सर्किट यूज ना करना पड़े, क्लियर। तो ये होता है करंट सोर्स इन्वर्टर का एक और टाइप, जिसमें हमने क्या किया है, कैपेसिटर के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, कम्यूटेट करा रहे हैं। तो ये भी एक लीडिंग पावर फैक्टर का ही लोड हो जाएगा। अगर हमें इसे एज अ पूरा का पूरा एक लोड की तरह बिहेव करें तो ये क्या है, लीडिंग पावर फैक्टर का लोड है, जो कि पैरेलल आरसी लोड, क्लियर। लेकिन यहाँ पे कैपेसिटर का रोल केवल और केवल कम्यूटेशन प्रोसेस को होल्ड करने के लिए, क्लियर। तो ये एक सर्किट बन जाती है, ठीक है। ये आपका आरसी हो जाएगा, T1 T2 T3 एंड T4, क्लियर। तो आरसी के बिहेवियर में, मतलब आरसी की वजह से
ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो वेवफॉर्म मिलता है आउटपुट वोल्टेज का, अगर हम करंट को कांस्टेंट मान के चले, क्लियर, हम यहाँ पे एज्यूम करके चल रहे हैं करंट कांस्टेंट है, अदरवाइज फॉल टाइम और राइज टाइम में करंट आपका, देखो अगर आपका राइज टाइम होता है जब चार्जिंग बिहेवियर होता है तो ऑब्वियस सी बात है करंट इंक्रीज करती है, फिर एक स्टेडी स्टेट वैल्यू मिलती है, फिर आपका जब फॉल टाइम होता है तो कुछ ना कुछ राइज टाइम और फॉल टाइम होते ही होते हैं प्रैक्टिकली, लेकिन हम आइडली इसको कांस्टेंट मान के चल रहे हैं। अगर हम इसके वेवफॉर्म को देखें फॉर आरसी लोड, यानी आरसी लोड कैसा है, ये कैपेसिटर आप यूज कर रहे हैं किसके लिए, कैपेसिटर आप किसके लिए यूज कर रहे हैं, आप यूज कर रहे हैं कैपेसिटर फॉर द कम्यूटेशन। क्लियर, तो ये वी नॉट का मैं वेवफॉर्म बना रहा हूं। क्लियर, वी नॉट का वेवफॉर्म बनाने से पहले हम थोड़ा सा वी इनपुट का वेवफॉर्म बना लेते हैं। पहले इनपुट वोल्टेज का वेवफॉर्म, इनपुट वोल्टेज का वेवफॉर्म क्या होगा, इनपुट वोल्टेज का वेवफॉर्म सर्किट से सीधे सीधे देख के आप बता सकते हैं कि क्या होना है। क्लियर, तो आओ सर्किट पे ध्यान देते हैं और इनपुट वेवफॉर्म का इनपुट वोल्टेज का वेवफॉर्म पता कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे है, ये आपका वी नॉट, ठीक है, और ये आपका क्या है, वी इनपुट। तो वी इनपुट इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब हम केवीएल अप्लाई करेंगे तो वी इनपुट इक्वल टू क्या आएगा, वी नॉट के बराबर। यानी जो वी नॉट का वेवफॉर्म है वही आपका इनपुट वोल्टेज का वेवफॉर्म आ जाएगा, किस केस में, जब आपका T1 और T2 ट्रिगर्ड होगा। क्लियर, लेकिन इस केस में जब आपका क्या होगा, जब T3 और T4 ट्रिगर्ड होगा, उस केस में क्या हो जाना है, फिर से वही चीजें हैं। क्लियर, पोलैरिटी तो ये आपकी फिक्स है, ये आपकी पॉजिटिव पोलैरिटी है। आप जब केवीएल अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, वी इनपुट प्लस वी नॉट इक्वल टू 0। तो वी नॉट की वैल्यू क्या आ गई, माइनस वी इनपुट के बराबर। यानी जब आपका T3 और T4 ऑन होगा तो आपका जो वोल्टेज होगा वो माइनस वी नॉट के बराबर जाना है। यानी वी इनपुट की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस वी नॉट के बराबर। और जब आपका T1 और T2 ऑन है तो वो वी नॉट के बराबर ही होना है। यानी आपका 0 से लेकर T/2 तक ये वैल्यू वी नॉट के बराबर होगी। क्लियर, लेकिन T/2 से लेकर T तक ये क्या हो जाएगा, माइनस वी नॉट। यानी आपको वी इनपुट जो वोल्टेज मिलेगा वो क्या होगा, वो T/2 साइकिल के लिए सिमिलर मिलता जाएगा। अब इस पे भी एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है। क्वेश्चन क्या अराइज हो सकता है कि पावर का फ्लो सोर्स से लोड की तरफ फ्लो होगा या लोड से सोर्स की तरफ फ्लो। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब आपके V इनपुट की वैल्यू, एवरेज वैल्यू ऑफ इनपुट वोल्टेज, अगर एवरेज वैल्यू ऑफ इनपुट वोल्टेज आपका क्या होता है, पॉजिटिव आता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, पावर का फ्लो सोर्स से सोर्स टू लोड होना है। क्लियर, ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग। लेकिन अगर एवरेज वैल्यू निगेटिव आती है, निगेटिव एवरेज वैल्यू आती है, तो उस कंडीशन में लोड टू सोर्स हो जाएगा, पावर फ्लो क्या हो जाएगा, लोड टू सोर्स हो जाएगा। तो वो डिपेंड करता है कि एवरेज वैल्यू ऑफ इनपुट वोल्टेज क्या मिल रहा है आपको। क्लियर, हम बातें कर रहे थे यहाँ पे किसकी, हम बातें कर रहे थे कि जब आपका लोड आरसी लोड हो जाए, यानी आपका क्या हो जाए, कैपेसिटर कम्यूटेशन टेक्निक आप यूज कर रहे हैं टू टर्न ऑफ द एससीआर या टू कम्यूटेट द एससीआर। क्लियर, जब आरसी सर्किट आ जाएगी तो आपको क्या मिलता है, रेक्टेंगुलर हाइपर बोला कर्व मिलता है। यानी अगर हम वी नॉट का वेव फॉर्म ड्रॉ करेंगे तो वी नॉट का वेव फॉर्म क्या मिलेगा आपको, प्योर रेजिस्टिव लोड है तो ऑब्वियस सी बात है वी नॉट का वेव फॉर्म कह लें या आई नॉट का वेव फॉर्म कह लें, दोनों वेव फॉर्म आपको क्या मिलने हैं, सेम वेव फॉर्म मिलने। क्लियर, क्योंकि लोड आपका क्या है, रेजिस्टिव लोड है। आपने पैरेलल में कैपेसिटर यूज किया हुआ तो कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज और लोड के अक्रॉस का वोल्टेज क्या हो जाना है, सेम हो जाना है। बट लोड करंट यानी रजिस्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो आपका लोड करंट है और प्योर रजिस्टिव है, तो ऑब्वियस सी बात है वी नॉट और आई नॉट क्या होंगे, दोनों सेम फेज में होंगे। क्लियर, और चूंकि आरसी सर्किट है तो यहाँ पे आपको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व मिलता है। क्लियर, यानी एक्सपोनेंशियल टर्म आपका आ जाता है। और यहाँ पे इनिशियली हम ये मान के चल रहे हैं कि इनिशियली वोल्टेज लेवल क्या हो जाएगा, माइनस V1 कॉमा माइनस I1 के बराबर। क्लियर, निगेटिव होगा ऑब्वियस सी बात है, और यहाँ पे आपको प्लस V1 कॉमा प्लस I1 मिले। क्लियर, क्योंकि आपको एक बैलेंस मिलना है, ठीक है।
ठीक। नेक्स्ट हाफ साइकिल में क्या हो जाएगा, यही चीज क्या हो जाएगी, डिस्चार्जिंग बिहेवियर हो जाएगी, क्योंकि कैपेसिटर एक पोलैरिटी से दूसरी पोलैरिटी की तरफ बढ़ेगा, ये डिस्चार्जिंग बिहेवियर आएगा। तो ये प्लस V1I1 से कहाँ जाएगा, माइनस V1I1 तक। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व माइनस V1I1 तक, फिर से क्या होगा, माइनस V1I1 से प्लस V1I1, फिर क्या होगा, डिस्चार्जिंग। तो क्लियर। तो ये किसके लिए बना आपका ये किसके लिए बना ये वेवफॉर्म, V0 और I0 का, ये प्योर रजिस्ट्री लोड एंड कैपेसिटर कम्यूटेशन टेक्निक। आपने जो टेक्निक यूज किया वो कैपेसिटर कम्यूटेशन टेक्निक है। क्लियर, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कि यहाँ पे V0 और I0 का वेवफॉर्म सेम क्यों मिल रहा है, क्योंकि प्योर रजिस्टिव लोड है, इसलिए ये वेवफॉर्म सेम मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे V इनपुट का वेवफॉर्म बनाएंगे तो V इनपुट का वेवफॉर्म क्या मिलेगा, वही मिलेगा। अभी जो सर्किट हमने बनाया था कि अगर आपका T1 T2 ऑन है तो V इनपुट की वैल्यू प्लस V0 के बराबर, अगर T3 T4 ऑन है तो माइनस V0 के बराबर, ऑब्वियस सी बात है। क्लियर। तो यहाँ पे अगर आर लोड के लिए देखें फॉर द कैपेसिटर कम्यूटेशन टेक्निक, तो आपको इनपुट वोल्टेज का वेवफॉर्म कुछ ऐसे मिल जाएगा, जैसे आपका लीनियर मिल रहा था, बस लीनियर की जगह पे क्या हो जाना है, यहाँ पे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिल जाना, और कुछ नहीं होना। क्लियर। माइनस V1I1 से प्लस V1I1 तक जाता है। क्लियर। ये आपका V इनपुट का वेवफॉर्म हो गया, किस केस में, फॉर प्योर रजिस्टिव लोड एंड कैपेसिटर कम्यूटेशन टेक्निक के लिए। क्लियर। सिंगल फेज कैपेसिटर कम्यूटेटेड आर लोड, प्योर रजिस्टिव लोड। क्लियर। तो हमने ये वेवफॉर्म देखा। अब थोड़ी सी हम मैथमेटिकल एनालिसिस देखेंगे कि मैथमेटिकल एनालिसिस कैसे आ रही है। तो मैथमेटिकल एनालिसिस को थोड़ा सा समझने के लिए हमें कुछ करना नहीं है। क्लियर। हमें केवल और केवल अपने कॉन्सेप्चुअल व्यू, जो हमने नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस में कॉन्सेप्चुअल व्यू को पढ़ा था, बस उसी को देखना। अगर हम यहाँ पे सर्किट की बात करें, क्योंकि देखो आपको पता है कि जो एनर्जी का लेवल है, चाहे वो करंट का हो चाहे वो वोल्टेज का, वो आपको कहाँ जा रहा है, माइनस I1 से प्लस I1 तक जा रहा है। आपका जो करंट है वो फिक्स है, इसकी वैल्यू क्या है आपकी, I के बराबर। क्लियर। लेकिन जो आपका करंट है, लोड करंट, क्लियर, उसकी वैल्यू क्या हो रही है, माइनस I1 से प्लस I1 जा रही है, यानी I0 की जो लिमिट है वो माइनस I1 से कहां तक जा रही है, प्लस I1 तक जा रही है। चार्ज हो रहा है तो, अगर डिस्चार्ज हो रहा है तो वही क्या हो रहा है, प्लस I1 से माइनस I1 तक आ रही है। ये चीज हमें बस दिमाग में रखना है और इसी बेसिस पे हमें कैलकुलेशन को करना। क्लियर। थोड़ा सा हम कॉन्सेप्चुअल व्यू को लेकर चलेंगे, आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो कैसे, अगर हम यहां पे देखें तो अगर यहां पे आप सर्किट की बात करो तो ये क्या है, ये आपका करंट सोर्स ही तो है, जिसकी वैल्यू क्या है, I के बराबर है। ये जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या फ्लो हो रहा है, I के बराबर फ्लो हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे सिंपली क्या कर दिया, यहाँ पे करंट सोर्स ले लिया, एक आइडियल करंट सोर्स जिसकी वैल्यू I के बराबर होगी। क्लियर, ठीक है। एक बार क्या हो रहा है, T1 और T2 ऑन हो रहा है तो वहां पे चार्जिंग बिहेवियर आ रहा है। क्लियर। और ये आपका पैरेलल RC लोड होगा, कोई भी एक टाइम ले लो, हम टाइम लेके चल रहे हैं 0 से लेके T/2 तक का टाइम, यानी टाइम क्या आपका 0 से लेके T/2 तक। क्लियर। तो इनिशियली एट T इक्वल टू 0 पे अगर आपको वेवफॉर्म याद हो तो वेवफॉर्म में क्या था, जो I0 का वेवफॉर्म था, अगर हम केवल I0 पे फोकस करें तो ये आपका I0 का वेवफॉर्म मिल रहा था। इनिशियल वैल्यू क्या थी, माइनस I1, और T/2 पे वैल्यू क्या थी, प्लस I1। ये आपका T/2 हो रहा था। क्लियर। T इक्वल टू 0 पे वैल्यू क्या थी, माइनस I1, और T/2 पे वैल्यू क्या थी आपकी, I1 के बराबर। तो इस सर्किट को क्या हम एक RC सर्किट के तौर पे देख सकते हैं। अगर आप यहां पे ध्यान दो तो मैं इस सर्किट को फिर से बना रहा हूं, ये एक कैपेसिटर, ये एक रजिस्टर, और ये एक करंट सोर्स जिसकी वैल्यू क्या है, I के बराबर। ये क्या हो गया, पैरेलल RC सर्किट ही तो हो गया। क्लियर, ठीक है। जो ये R और ये C, आपको क्या निकालना है, I0 का एक्सप्रेशन निकालना है, V0 का एक्सप्रेशन निकालना है।
सर्किट टर्न ऑफ टाइम निकालना है, ये सारी चीजें आपको कैलकुलेट करनी होती है करंट सोर्स इन्वर्टर। क्लियर? तो अगर आप बुक को उठाएंगे तो वहां पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पर्टिकुलर इंटीग्रल, बहुत सारी फला 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 चीजें दी गई हैं। हम यहाँ पे आसान तरीके से इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि ये चीज क्या हो रहा है। क्लियर? हम किसी भी फर्स्ट ऑर्डर सर्किट में यानी आरसी आरएल सर्किट में इक्वेशन को डायरेक्टली लिख सकते हैं, और उसको लिखने का तरीका क्या है ट्रांजिएंट मोड में, ये आपको पहले ही बताया गया था। एफ टी इक्वल टू क्या होता है, एफ फाइनल प्लस एफ इनिशियल माइनस एफ फाइनल इंटू ई पावर माइनस टी अपॉन टाउ, जहां पे टाउ क्या होता है, टाइम कांस्टेंट, आरएल के लिए एल बाई आर एंड आरसी के लिए आरसी। क्लियर? ये तो हमने पढ़ा ही है। तो यहां पे जो टाइम कांस्टेंट है टाउ, ये क्या हो जाएगा, आरसी के बराबर हो जाए। क्लियर? हमें क्या एक्सप्रेशन निकालना है, आई नॉट का एक्सप्रेशन निकालना है कि आई नॉट की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, आई नॉट की वैल्यू क्या होगी ये हमें बताना है, यानी आई नॉट टी बताना है। तो आई नॉट का जो फाइनल वैल्यू है, क्लियर, आई नॉट का जो फाइनल वैल्यू है, ठीक है, वो क्या है, और उसके बेसिस पे हमें कैसे चीजों को कैलकुलेट करना है, ये सारी चीजें देखनी है। अगर हम यहां पे बात करें फाइनल वैल्यू का मतलब होता है स्टेडी स्टेट वैल्यू। स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर कैसे बिहेव करेगा, ओपन सर्किट की तरह। अगर स्टेडी स्टेट की बात करें तो कैपेसिटर कैसे बिहेव करेगा, ओपन सर्किट की तरह, यानी ये जो लोड है ये आपका आई नॉट होता है। अगर कैपेसिटर आपका ओपन सर्किट हो गया तो सर्किट क्या होगा, सिंपली एक रजिस्टर। क्लियर? और ये आपका करंट सोर्स। तो फाइनल वैल्यू क्या हो जानी है, आई नॉट, ऑब्वियस सी बात है, आई के बराबर हो जाना है। यानी फाइनल वैल्यू, स्टेडी स्टेट वैल्यू आप क्या हो जाएगा, कैपिटल आई के बराबर प्लस इनिशियल वैल्यू कितनी है हमारी, टी इक्वल टू 0 पे आपकी वैल्यू कितनी है, माइनस आई वन के बराबर। ये वेव फॉर्म में हमें साफ साफ दिख रहा है, यानी इनिशियल वैल्यू क्या होगी हमारी, माइनस आई वन माइनस आई फाइनल वैल्यू इंटू ई पावर माइनस टी अपॉन टाउ, जहां पे टाउ क्या है, आरसी के बराबर है। यहां पे हम सीधे सीधे एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। क्लियर? तो ये एक्सप्रेशन हमें मिल गया। ठीक है, तो आई नॉट का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, यहाँ पे आई नॉट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे आई माइनस आई नॉट प्लस आई इंटू ई पावर माइनस टी अपॉन टाउ, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? लेकिन एट टी इक्वल टू टी बाई टू पे क्या हो रहा है, यहां पे टी इक्वल टू टी बाई टू पे आई नॉट की वैल्यू क्या हो जा रही है, फिर से प्लस आई वन के बराबर हो जा रही है। अब ये फॉर्म देख लो। क्लियर? यहां पे क्या हो जा रहा है, टी इक्वल टू टी बाई टू पे आपका जो करंट है वो प्लस आई वन के बराबर हो जा रहा है। क्लियर? जब ये प्लस आई वन के बराबर हो जा रहा है तो वैल्यू पुट कर दें हम, केवल टी इक्वल टू टी बाई टू पुट कर दो, और आई नॉट की वैल्यू क्या लिख दो, प्लस आई वन के बराबर। वैल्यू पुट करें, आंसर लिखें यहाँ पे आई वन इक्वल टू आई माइनस आई वन प्लस आई इंटू ई पावर माइनस टी बाई टू टाउ। क्लियर? जहां पे टाउ की वैल्यू क्या है, आर सी। क्लियर? हम क्या करें, यहाँ पे आई वन को एक साथ ले लें, आई को एक साथ ले लें, तो यहाँ पे आई वन को एक साथ लो तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आई वन इंटू वन प्लस, यहाँ माइनस है ना तो वन प्लस हो जाएगा ई पावर माइनस टी बाई टू टाउ इक्वल टू आई, कॉमन हो गया, वन माइनस ई पावर माइनस टी बाई टू टाउ। क्लियर? तो यहां से आई वन का एक्सप्रेशन क्या आ गया आपको, आई वन का एक्सप्रेशन मिल गया आपको, आई वन आ गया आपका आई इंटू वन माइनस ई पावर माइनस टी बाई टू टाउ अपॉन वन प्लस ई पावर माइनस टी बाई टू टाउ। क्लियर? ये आपको आई वन का एक्सप्रेशन मिल गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। हमें आई वन से मतलब नहीं, हमें आई से मतलब है, क्योंकि आपको यही दिया होता है कि कांस्टेंट इनपुट करंट, और कांस्टेंट इनपुट करंट के बेसिस पे ये सारी चीजें आपने करनी है। क्लियर? तो हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 में बस आई वन की वैल्यू को पुट कर दो। तो आई नॉट की वैल्यू क्या थी आपकी, आई नॉट था आपका आई प्लस सॉरी आई माइनस आई नॉट की वैल्यू क्या है आपकी, आई वन की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे, आई वन की वैल्यू है यहाँ आपकी आई वन माइनस ई पावर माइनस टी बाई टू टाउ अपॉन वन प्लस ई पावर माइनस टी बाई टू टाउ। क्लियर? यहां पे आपका क्या था, प्लस आई, इक्वेशन में देख लीजिए आप, ई पावर माइनस टी अपॉन टाउ। क्लियर? इक्वेशन में देख लेते हैं सीधे सीधे, यहां पे इक्वेशन में देख लेते हैं।
ये है आपका इक्वेशन नंबर 1। तो I1 प्लस आई है, वैल्यू पुट कर दिया हमने एकदम सही सही। अब हमें क्या करना है, एक एक्सप्रेशन निकाल लेना है। ठीक है, तो एक्सप्रेशन निकालते हैं। I कॉमन हो जाएगा आपका हर जगह से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, I माइनस, यहाँ भी I कॉमन हो गया। क्लियर, तो यहाँ पे आपका आ जाना 1 माइनस ई पावर माइनस टी अपॉन 2 टाउ, प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई एक्सपोनेंशियल पावर एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस ई पावर माइनस टी बाई 2 टाउ ई पावर माइनस टी बाई टाउ। क्लियर, आई कॉमन ले लें तो हमारा आई नॉट का एक्सप्रेशन आ गया। आई नॉट आ गया आपका आई 1 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस ई पावर माइनस टी बाई 2 टाउ ई पावर माइनस ई पावर माइनस टी अपॉन टाउ। ये हमारा एक्सप्रेशन निकल के आ गया आई नॉट का। तो हमें ये आई नॉट का एक्सप्रेशन मिल गया कि आउटपुट करंट हमें क्या मिलना है। क्लियर, फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए ये चीज क्या हो जाएगी, डिस्चार्जिंग यूनिट में हो जाएगी। ठीक है, क्लियर, तो हमें ये एक्सप्रेशन आपको मिल गया, यानी आई नॉट का हमें एक्सप्रेशन मिल गया। क्लियर, ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, वी नॉट। वी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी नॉट इक्वल टू क्या होगा, वीसी, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है प्योर रेजिस्टिव लोड है तो ये क्या हो जाएगा, आई नॉट इंटू आर के बराबर हो जाना है। यानी क्या हो जाएगा, ये आई आर 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ई पावर माइनस टी बाई 2 टाउ इंटू ई पावर माइनस टी बाई टाउ के बराबर। क्लियर, तो ये आपको मिल गया वी नॉट। ठीक है, वी नॉट की वैल्यू क्या हो गई, वीसी के बराबर। ठीक है, तो हमें ये एक्सप्रेशन मिल गया। अब हमने वी नॉट का एक्सप्रेशन क्यों निकाला, क्योंकि हमें क्या होता है कि सर्किट टर्न ऑफ टाइम हमें जरूर पता करना होता है। तो सर्किट टर्न ऑफ टाइम क्या होता है, अगर हम यहां पे बात करें तो सर्किट टर्न ऑफ टाइम क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है सर्किट टर्न ऑफ टाइम वो होता है जहां पे करंट पहली बार जीरो हो रहा है, मतलब वोल्टेज की वैल्यू क्या हो रही हो, जीरो हो रही है। क्योंकि कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज कह लो, वी नॉट कह लो, ये सारी वैल्यू क्या है, सेम है क्योंकि पैरेलल आरसी सर्किट है। ठीक है, तो वोल्टेज जब पहली बार जीरो होता है तो वही आपका सर्किट टर्न ऑफ टाइम टीसी होता है। क्लियर, इसीलिए हमने यहां पे क्या निकाला, हमने निकाला यहां पे वी नॉट का एक्सप्रेशन। तो हमें ये वी नॉट का एक्सप्रेशन मिल गया। ठीक है, हमें यहां पे क्या मिल गया, वी नॉट का एक्सप्रेशन। तो हमें क्या करना है, सिंपली यहां पे वी नॉट की वैल्यू यानी वीसी की वैल्यू क्या करनी है, फॉर सर्किट टर्न ऑफ टाइम, सर्किट टर्न ऑफ टाइम t इक्वल टू टी सी, यानी क्या हो जाएगा, एट t इक्वल टू टी सी पे आपका क्या होगा, vc की वैल्यू क्या हो जानी है, जीरो हो जानी। क्लियर, तो सिंपली हम इसको जीरो कर दें, लेकिन हमें t की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी, जीरो। तो आई आर तो जीरो नहीं हो सकता, जीरो क्या होगा, यही वैल्यू, तो 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ई पावर माइनस टी बाई 2 टाउ ई पावर माइनस टी सी अपॉन टाउ इक्वल टू जीरो। क्लियर, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे निकल के आएगा टीसी इक्वल टू, टीसी की वैल्यू क्या आ जाएगी, टाउ एल एन, यहां पे 2 है आपका ना, सॉरी। क्लियर, ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा एल एन 2 अपॉन 1 प्लस ई पावर माइनस टी बाई 2 टाउ। क्लियर, ये आपका सर्किट टर्न ऑफ टाइम निकल आता है, जहां पे टाउ की वैल्यू क्या होती है, आरसी के बराबर, और टी इज द टाइम पीरियड। क्लियर, तो यहां से हम ये सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सर्किट टर्न ऑफ टाइम क्या होता है, ये क्लियर हुआ होगा मेरे ख्याल से आपको। ठीक है, तो यहां पे जो सर्किट टर्न ऑफ टाइम आ गया वो क्या आ गया, और सर्किट टर्न ऑफ टाइम के लिए हमें क्या करना होता है, थाइस्टर वोल्टेज को देखना होता है जीरो कब हो रहा है। अगर थाइस्टर वोल्टेज का वेव फॉर्म भी हम देखेंगे ना, तो वी इनपुट यानी जो कैपेसिटर वोल्टेज का वेव फॉर्म आ रहा है उसके इक्विवेलेंट ही आता है, यानी वी इनपुट के इक्विवेलेंट ही आता है। जब आपका T1 और T2 ऑफ होगा तो वी इनपुट के इक्विवेलेंट आएगा, जब आपका T3 और T4 ऑफ होगा तो थाइस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, वी इनपुट के इक्विवेलेंट आएगा। क्लियर, ठीक है, तो ये आपकी सर्किट टर्न ऑफ टाइम निकल गई। अगर मान लीजिए एज्यूम, फिर से एजम्पशन लेते हैं,
टी बाई टू टाउ इज मच मच ग्रेटर देन 1। क्लियर, यूनिटी से ज्यादा हो जाए। क्लियर, यहाँ पे हम टेंडिंग टू इन्फिनिटी तो नहीं ले सकते, टेंडिंग टू इन्फिनिटी लेंगे तो आइडियल बेसिस पे हो जाएगा। अगर वो यूनिटी से ज्यादा हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, आपको ही पता है कि ई पावर माइनस एक्स का ग्राफ क्या होता है, ऐसे ही होता है, ये आपका ई पावर माइनस टी बाई टू टाउ का ग्राफ होगा। तो इसकी वैल्यू अगर एक से बहुत ही ज्यादा होगी तो ऑब्वियस सी बात है ये वैल्यू क्या हो जानी है, बहुत कम हो जानी है। यानी क्या होगा यहाँ पे ई पावर माइनस टी बाई टू टाउ इज मच लेसर देन यूनिटी। क्लियर, तो जब आपकी टाइम पीरियड की वैल्यू मच मच ग्रेटर देन टू टाउ यानी टू आरसी से ज्यादा हो जाएगा तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ई पावर माइनस टी अपॉन टू टाउ मच लेसर देन 1, यानी वी नेग्लेक्ट ई पावर माइनस टी बाई टू टाउ विद रिस्पेक्ट टू यूनिटी। 1 के रिस्पेक्ट में हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि 1 से बहुत छोटी क्वांटिटी है। तो आपका सर्किट टर्न ऑफ टाइम क्या आ जाएगा, टीसी आपका आ जाएगा टाउ एल एन 2/1 यानी ln2, यानी क्या हो जाएगा RC ln2 के बराबर। क्लियर, जैसा हमने कॉम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशन में देखा था, यहां भी क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशन ही हो रहा है। T1 T2 आपका ऑफ हो रहा है तो T3 T4 ऑन हो रहा है, तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशन ही है। तो सिमिलर बिहेवियर आ रहा है जैसा कि हमने कॉम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशन में देखा था। अगर ये चीज होल्ड करता है तो इस कंडीशन में I1 और I के बीच में क्या रिलेशन होगा वो भी देख लीजिए। अगर हम I1 की बात करें तो I1 की वैल्यू क्या थी हमारी, I इंटू 1 माइनस ई पावर माइनस टी बाई टू टाउ अपॉन 1 प्लस ई पावर माइनस टी बाई टू टाउ। तो दोनों क्या हो जाएंगे, 1 के रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा ये I इंटू 1/1, यानी क्या आ जाएगा I1 की वैल्यू I के बराबर। यानी जो I1 है वो ऑप्टिमम लिमिट तक जाएगा जब आपका टाइम कांस्टेंट, मतलब जब आपका t की वैल्यू क्या हो जाएगा, मच ग्रेटर देन 2 टाइम्स ऑफ टाउ या 2RC से ज्यादा। उस कंडीशन में I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो आपका इनपुट करंट का फिक्स वैल्यू है वहां तक वो चार्ज होके जाएगा और वहां तक डिस्चार्ज होके जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशन में भी। क्लियर, तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे आपको करंट का वेव फॉर्म मिल रहा है और करंट में कैसे आपके चेंजेज आ रहे हैं। क्लियर, अगर हम एवरेज इनपुट वोल्टेज की बात करें, क्लियर, ऑब्वियस सी बात है डीसी है तो आपको एवरेज इनपुट वोल्टेज मिलना ही मिलना। तो एवरेज इनपुट वोल्टेज वी इनपुट या वीएस, सप्लाई वोल्टेज का एवरेज वैल्यू, ये क्या आ जाएगा आपका। आपने देखा कि एवरेज जो आपको वेव फॉर्म मिल रहा है वो t/2 टाइम के लिए मिल रहा है और वही वेव फॉर्म क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। क्लियर, तो ये कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से लेके t/2 टाइम तक, 1/t/2 ले लिया हमने, टाइम पीरियड t/2 का ही है। क्लियर, ठीक है, और क्या ले लेंगे यहां पे हम, v0 dt। क्लियर, ठीक है, क्योंकि v0 की वैल्यू क्या आ रही है, v इनपुट के बराबर ही आ रही है। ठीक है, दूसरे केस में क्या हो जा रहा है, माइनस v0 आ जा रहा है, यानी उसका मतलब क्या हो गया, जो वेव फॉर्म का नेचर है वो सेम नेचर मिल रहा है उस केस में भी, यानी 2/t हो गया। क्लियर, v0 की वैल्यू ऑलरेडी हमने कैलकुलेट करी है, वो क्या आई है हमारी, क्या निकल के आई है, I R 1 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस ई पावर माइनस टी बाई टू टाउ इंटू ई पावर माइनस टी अपॉन टाउ। क्लियर, आई आर को हम बाहर ले लें तो V इनपुट या Vs इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/t, आई आर कॉन्स्टेंट है। क्लियर, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये t माइनस 2 अपॉन 1 प्लस ई पावर माइनस टी बाई टू टाउ, ये कॉन्स्टेंट है आपका, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, माइनस ई पावर टी बाई टाउ अपॉन माइनस 1/टाउ, 0 से लेके t/2 तक। वैल्यू पुट करें तो ये आपका आ जाएगा आपका 2/t आई आर t/2 माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाना है तो ये प्लस हम लिख सकते हैं, टाउ की वैल्यू RC के बराबर होती है, 2RC हो जाएगा, ये 2RC अपॉन 1 प्लस ई पावर माइनस t/2 टाउ या RC। क्लियर, आप RC भी रहने दीजिए, टाउ ही लिखिए, टाउ यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई पावर माइनस t/2 टाउ। क्लियर, माइनस 0 हो जाएगा और माइनस
फिर से वही चीज आना है 2 टाउ अपॉन 1 प्लस ई पावर माइनस टी बाई 2 टाउ, और यहाँ पे वैल्यू क्या हो जानी है 1। क्लियर? तो एक्सप्रेशन हमें जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है हमारा, 2 बाई टी आई आर टी बाई 2 माइनस कॉमन ले लिया हमने 2 टाउ अपॉन 1 प्लस ई पावर माइनस टी बाई 2 टाउ। क्लियर? यहां पे क्या आ जाएगा आपका 1 माइनस ई पावर माइनस टी बाई 2 टाउ। क्लियर? ठीक है, अब 2 बाई टी से हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा आपका आई आर टी बाई 2 से 2 बाई टी कैंसिल आउट 1 माइनस यहां पे क्या आ जाएगा 4 टाउ अपॉन टी, ये एक्सप्रेशन आ गया आपका 1 माइनस ई पावर माइनस टी बाई 2 टाउ अपॉन 1 प्लस ई पावर माइनस टी बाई 2 टाउ। एक्सप्रेशन आ गया आपका वी इनपुट के एवरेज वैल्यू का, यानी एवरेज वैल्यू ऑफ इनपुट वोल्टेज आपका ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया कैपेसिटर कम्यूटेशन टेक्निक यूज करके एक प्योर रेजिस्टिव लोड के केस में आप कैसे ये टेक्निक यूज करते हैं और क्या क्या चीजें आपको मिलती हैं। नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं इसी का एक एडवांस वर्जन, ताकि जैसा मैंने बताया था कैपेसिटर के चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में राइज एंड फॉल टाइम का रोल आता ही आता है, जिसकी वजह से ओवरलैपिंग भी हो सकती है। तो इस ओवरलैपिंग को अवॉइड करने के लिए जो हम मोस्ट एडवांस टेक्निक यूज करते हैं करंट सोर्स इन्वर्टर केस में, वो है आपका सिंगल फेज ऑटो सिक्वेंशियल कम्यूटेटेड इन्वर्टर। जिसको हम ASCI भी कहते हैं, ऑटो सिक्वेंशियल कम्यूटेटेड इन्वर्टर। क्लियर? ठीक है, तो इसमें क्या चेंज हम करते हैं, हम कुछ करते नहीं, बस थोड़ा सा सर्किट डायग्राम में चेंज आता है, जिसकी वजह से जो वो ओवरलैपिंग होने वाली होती है उस ओवरलैपिंग की समस्या से हम निजात पा सकते हैं, यानी आपका कम्यूटेशन एक हेल्दी कम्यूटेशन होता है। तो हम कुछ करते नहीं ऑटो सिक्वेंशियल में, सर्किट देखो कैसे हो जाता है। आप चाहे तो यहाँ पे सीधे सीधे करंट सोर्स भी बना सकते हैं, सीधे सीधे यहाँ पे वोल्टेज सोर्स और उसके सीरीज में एक हाई वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस भी दिखा सकते हैं। मैं यहाँ पे करंट सोर्स बना रहा हूँ, क्लियर, जिसकी वैल्यू क्या है कैपिटल आई के बराबर। क्लियर? अब ऑटो सिक्वेंशियल केस में हम करते क्या है कि जो आपका ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन था उसके सेम आर्म से हम एक डायोड उसके सीरीज में अटैच करते हैं। ये जैसे थारिस्टर हो गया ना, यहाँ पे थारिस्टर था आपका और एक थारिस्टर आपका यहां पे था। क्लियर? तो इसी के सीरीज में हम एक डायोड अटैच कर देते हैं ताकि एक सिक्वेंशियल पैटर्न बन सके और आपका इन्वर्टर प्रॉपर्ली विदाउट एनी एक्सटर्नल कम्यूटेशन नीडेड हेल्दी कम्यूटेशन आपका हो सके। क्लियर? ठीक है, और यहां पे हमने एक लोड लगा दिया, ये हमने लोड ले लिया, ये हमारा एक लोड हो गया। तो हमने कुछ किया नहीं है, हमने सिंपली क्या किया है कि जैसे यहाँ पे आपका ये T1 होता है तो यहाँ पे हमने इसके सीरीज में एक डायोड D1 ले लिया, ये आपका T3 होता है तो इसके सीरीज में हमने डायोड D3 ले लिया। सिमिलरली आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे वाले आर्म में भी करना पड़ेगा। ये आपका T4 है तो इसके सीरीज में आपने क्या किया, एक डायोड D4 ले लिया। क्लियर? ये आपका T2 है तो इसके सीरीज में आपने एक डायोड D2 ले लिया। ठीक है, T2 एंड D2, T4 एंड D4। ऐसा नहीं है यहाँ पे कैपेसिटर का रोल नहीं आना है, कैपेसिटर कम्यूटेशन तो यहाँ पे भी होगा। क्लियर? लेकिन एक सिक्वेंशियल पैटर्न में होगा। तो उसके लिए हम थोड़ा सा सर्किट में फिर से चेंज करते हैं, हम उस कैपेसिटर को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। क्लियर? जो हमारा कैपेसिटर C था ना, जो हमने सिंगल फेज कैपेसिटर कम्यूटेटर में यूज किया था, उसको हमने क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया और इसको हम अटैच कर देते हैं इन बिटवीन द सेम क्रॉस आर्म, यानी T1 और D1 के बीच और T3 और D3 के बीच में हमने C/2 को अटैच कर दिया।
सिमिलरली यहां भी हमने क्या किया, C/2 को अटैच कर दिया। तो ये आपका हो जाता है ऑटो सिक्वेंशियल कम्यूटेटेड इन्वर्टर। अब इसमें पैटर्न क्या बनता है, पैटर्न कुछ ऐसे बनता है, जब आपका T1 ट्रिगर्ड होगा तो कैपेसिटर का चार्जिंग बिहेवियर उस हिसाब से होगा। क्लियर। तो करंट का फ्लो देखो कैसे बनता है, ये आपका तो I है ही। क्लियर। तो जब आपका T1 और T2 ट्रिगर्ड होगा तो उस केस में आपका कैसे सीक्वेंस फॉलो होता है वो चीज देखिए जरा। ठीक है। तो होता कैसे है ये चीज मैं बताने जा रहा हूं, इसको ध्यान समझिएगा। ठीक है। जैसे मान लो आपका T1 और T2 आप ट्रिगरिंग मोड में ले जाते हैं। क्लियर। ठीक है। T1 और T2 ट्रिगरिंग मोड में ले जाने का मतलब ये हो गया कि दोनों कैपेसिटर का बिहेवियर आपको बीच में मिलेगा ही मिलेगा, यानी कैपेसिटर करंट के फ्लो में आना ही आना। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, T1 और T2 को ऑन करते हैं, तो जो पावर का फ्लो होता है देखिए यहाँ कैपेसिटर से फ्लो होते हुए ये डायोड D3 पे आएगा, क्योंकि ये डायोड D3 कंडक्ट हो जाएगा, फिर ये लोड से होते हुए सॉरी एक मिनट, उल्टा बन गया। थोड़ा सा सर्किट में गड़बड़ी हो गई है। ये आपका डायोड D4, यहाँ पे एक थारिस्टर T4 होता है। क्लियर। और ये आपका D2 और यहाँ पे T2 होता है, थोड़ा सा चेंज। क्लियर। ठीक है। तो मैंने क्या बताया करंट का फ्लो कैसे होता है, तो ये T1 ट्रिगर्ड होता है। ठीक है। जब कब पहला पैटर्न हम पहला मोड ले रहे हैं, जब आप T1 और T2 को ट्रिगर्ड कर रहे हैं। T1 और T2 क्या होता है, ऑन मोड में होता है। तो कैसे करंट का फ्लो होता है, T1 से होते हुए कैपेसिटर, कैपेसिटर से होते हुए D3, D3 से होते हुए D4 और D4 से होते हुए कैपेसिटर, फिर कैपेसिटर से होते हुए T2। ये पैटर्न आपका फॉलो होता है। क्लियर। यानी जब T1 और T2 ऑन होता है तो उस कंडीशन में जो सिक्वेंशियल मोड होता है वो क्या होता है, T1 से कैपेसिटर, ये मैंने मान लिया, मान लो C1 है और इसको मान लिया मैंने C2। ठीक है। कैपेसिटर C1 से D3 से लोड, फिर लोड से D4 से आपका T2। क्लियर। ये आपका पैटर्न मिलता है जब T1 और T2 ऑन होता है, उस कंडीशन में आपका सर्किट यही कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखें हम, जब आपका T3 और T4 ऑन होता है उस कंडीशन में ये ऑटो सिक्वेंशियल मोड क्या होता है। ऑब्वियस सी बात है T3 और T4 ऑन होना है। ठीक है। तो इस कंडीशन में आपका T3 कैपेसिटर, D1, देन लोड, देन D2, देन कैपेसिटर, देन C2, T4। यानी इस कंडीशन में T3 के बाद आपका C1 के बाद आपका D1 के बाद आपका लोड के बाद आपका D2 एंड D2 के बाद आपका T4। ये सीक्वेंस फॉलो करता है। तो ऑटो सिक्वेंशियल कम्यूटेटर इन्वर्टर में यही एक फायदा होता है कि ओवरलैपिंग नहीं रह जाती है, जो आपको राइज और फॉल टाइम मिलता है ड्यू टू द चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग बिहेवियर ऑफ कैपेसिटर, वो चीज में आपका प्रैक्टिकली वो इंप्लीमेंट होता है और आपका जो कम्यूटेशन टेक्निक है वो एक सिक्वेंशियल पैटर्न पे चलता रहता है। क्लियर। तो यही एक बेसिक डिफरेंस है एक ASCI में और एक सिंपल करंट सोर्स इन्वर्टर में। तो मेरे ख्याल से आपको करंट सोर्स इन्वर्टर पूरे तरीके से क्लियर हुआ होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम साइक्लो कन्वर्टर के बारे में देखेंगे, 3 फेज टू सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर कैसे बिहेव करता है। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।